अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से सवाल शुरू करते हैं। अकाउंटिंग का सवाल, ये हमारा पहला टेस्ट है। चले जी, आपके तकरीबन कोई टेस्ट जो हो जाएंगे, कोशिश तो करेंगे कि कम से कम 15 टू 20 की रेंज में हमारे टेस्ट हो जाए जिसमें ये सारी चेकिंग हो जाए। और दूसरा मैंने आपको बताना था कि IS 16 का हमारा एक ग्रैंड टेस्ट होना है, ठीक है। और उस ग्रैंड टेस्ट में आप लोग भी पार्टिसिपेट करोगे और ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरा बैच है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। अभी रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट के बाद जो बच्चा फेल हो जाएगा वो भी पार्टिसिपेट करेगा। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग यानी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो उसमें फिर इवैल्यूएशन होगी, फिर टेस्ट डिस्कस होगा, फिर मार्क्स भी अनाउंस किए जाएंगे सबके, जो टॉपर्स होंगे उनके मार्क्स भी अनाउंस होंगे। तो इसलिए उसकी ना तैयारी अभी से शुरू कर दो। जो जो साथ पढ़ रहे हो उसको बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन शुरू करते हैं और नंबर है इस क्वेश्चन में 8, ठीक है। अब देखिए उसने कहा इन अकॉर्डेंस विद IS 16 कैलकुलेट कॉस्ट एट विच प्लांट वुड बी कैपिटलाइज्ड। पहला फाइंड करनी है कि किस, वो जो कॉस्ट फाइंड करनी है, क्या प्लस करना है क्या। फिर वो कहता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिसंबर 2022 अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। पेपर अगर आपने पास करना है ना, गलत पेपर गलत करके पास करना है, मतलब पेपर आपसे गलत हुआ बट आप चाहते हो कि वो भी पास हो जाए, उसका एक ट्रिक है। क्या, आपके पास ये एक पेज है, ये फर्स्ट पेज है, आपने इसके ऊपर ये जो उसने पूछा है ना वो बताना है। नंबर 1 उसने पूछा कॉस्ट बताए, नंबर 2 उसने पूछा है डेप्रिसिएशन बताए दिसंबर 2012 की। ये 2 सवालों का जवाब देना है आपने। पेपर में ये नहीं कहना कि आपको क्या आता है, इन 2 सवालों का जवाब देना है। अब 2 सवालों का जवाब हम पहले पेज पे सवाल का जवाब देंगे कि ऊपर लिख देंगे नाम, जो भी नाम होगा, फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट। ये पूछा ना उसने, कॉस्ट ऑफ प्लांट। यहां पर लिख देंगे अमाउंट इन मिलियन है, रुपीज है, जिस फॉर्म में आपको अमाउंट दी हुई है, रुपीज इन मिलियन है तो हम भी लिख देते हैं रुपीज इन मिलियन। ये क्वेश्चन आपका पहला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। अक्सर स्टूडेंट्स का ये होता है ना कि हम सवाल शुरू कहां से करें, जो पूछा है उससे शुरू करो। उसने कहा कॉस्ट ऑफ प्लांट, मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ प्लांट, सवाल तो मेरा शुरू हो चुका है। अब मुझे जो जो लगता है कि कॉस्ट है वो मैं इसमें लिख के आ जाऊंगा बस। अगर किसी चीज की वर्किंग करनी है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर वर्किंग की हेडिंग दूंगा, पहले पेज के ऊपर नहीं। पहला पेज मेरा सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है आपका सोल्यूशन 2 पेज पे आता है तो 2 पेज छोड़ दो, तीसरे पेज पे वर्किंग करो। वो जो वर्किंग नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन की करनी हो या किसी भी चीज की। अब हमारे पास उसने कहा कि पहले एक स्टील एक मैन्युफैक्चरर है जो 2 डिफरेंट सिटीज में है। नवंबर 2011 में ही बॉट अ न्यू स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट फ्रॉम क्रोन्स इनकॉर्पोरेशन USA। द इनवाइस वैल्यू ऑफ द प्लांट इज रुपीज 250 मिलियन। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एज फॉलो। सवाल में जो पढ़ रहे हैं ना समझ समझ के साथ, उसकी इनवाइस वैल्यू क्या है 250 मिलियन, मतलब उसके ऊपर जो लिस्ट प्राइस लिखी हुई है वो 250 मिलियन है। यहां पर हम लिख देंगे इनवाइस वैल्यू 250। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, यहां पर उसने लिखा है ना कि उसने USA से मशीन ले रहा है, इंपोर्ट ही कर रहा है ना। कहता है LC ओपनिंग चार्जेस 1 मिलियन, ऐड हो गए या नहीं। और ये भी हमें पता है ना ये क्या होते हैं, मतलब जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसके लिए जो करेंसी में कन्वर्सी को कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट अकाउंट टाइप ओपन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको 1 मिलियन खर्चा आया। तो LC ओपनिंग चार्जेस 1 मिलियन ऐड कर दिया। यहां पर आप लिख भी सकते हो ऐड। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंपोर्ट ड्यूटी 25 मिलियन, सेल्स टैक्स पेड रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट, इग्नोर, इसको ना निशान लगा लेते हैं या क्रॉस कर देते हैं। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो एक तो इंपोर्ट ड्यूटी ऐड कर देते हैं,
25 और दूसरा क्लियरिंग 5। उसके बाद वो कहता है कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइट प्रिपरेशन, मतलब जिस जगह प्लांट इंस्टॉल करना है उस पर कहते हैं अमाउंट पे टू कंसल्टेंट। ये क्या चीज है भला? प्रोफेशनल चार्जेस, कंसल्टेंट फीस कितनी? 2 मिलियन आपने कंसल्टेंट को दे दिया। फिर वो कहता है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, ये पता ना सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, ये जो वो जगह बरामदा बना दिया उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन का काम कर दिया, वो सारी चीजें जो जरूरत है, सिविल एंड इलेक्ट्रिक वर्क कितने मिलियन? द अबव मतलब इनकी बात कर रहा है, इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग। वैसे हम इसको इग्नोर करते होते हैं क्योंकि वो इसके अंदर शामिल है तो निकाल देंगे, अगर ये इसके अंदर शामिल ना होता तो इग्नोर करते। तो मिस हैंडलिंग कॉस्ट, उसके बाद हमारे पास द प्लांट वाज रिसीव्ड ऑन साइट 1 Feb 2012। हमारे पास क्या टाइम आ गया? 1 Feb 2012 हमारे पास पहुंच गया। द इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 months। मतलब आपकी इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन कितने महीने, कितना टाइम लगा? 3 महीने। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹6 million। ये एक सेंटेंस खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? टेस्ट रन कॉस्ट कितनी अमाउंट हो गई? 6 मिलियन। द नेट सेल प्रोसीड ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन वर ₹1.2 मिलियन। टेस्ट रन हमारा कंप्लीट हो गया, टेस्टिंग टूस्टिंग होगी, फिर हमने एक सैंपल प्रोडक्शन बनाई, उसके पर कॉस्ट भी लगी, वो सेल भी हुआ, तो हमें नेट सेल प्रोसीड कितनी हो गई? 1.2 मिलियन। पहले जमाने में इसको कंसीडर किया जाता था, अब नहीं, अब इसको इग्नोर करते हैं। मतलब अगर वो आपसे पूछे कि ये किधर जाएगा, तो ये एसपीएल को चार्ज होगा। किसको चार्ज होगा? एसपीएल को चार्ज होगा, ये इधर नहीं। ठीक होगी बात? कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 1 May। वैसे भी 1 Feb को आपने शुरू की थी इंस्टॉलेशन, 3 महीने लगे थे। 3 महीने लगे, तो 1 May आ गया। ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड इंक्रीज्ड बाय 1 million एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड। जब उसने क्या कहा? एडमिन और जनरल, इसको हमने ये अदर एक्सपेंस में लिखते हैं, ये इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। तीसरे नंबर, 5वें नंबर पर है सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर 250,000 per month। He contributed 30% of his time in supervising the installation। 30%। Cost of an employee arise due to construction या installation। ये हमने एक सेंटेंस लिखा होगा, कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉई। अगर कोई आपका एम्प्लॉय है और वो इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, लफ्ज क्या है? इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन, तो उसका वो कॉस्ट का हिस्सा भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाए। कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय, वो बंदा जो आपका फैक्ट्री का मैनेजर है, वो 2,50,000 रुपए पर मंथ ले रहा है, लेकिन जब इंस्टॉलेशन हो रही थी 30% टाइम वो वहां पे खड़ा था। तो करना क्या है? 250 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.30।
अब कहेंगे सर ये 3 क्या है, 3 महीने, ये पर मंथ है ना, और कितने महीने इंस्टॉलेशन होती रही, तो 3 महीने वो अपना 30 टाइम देता था, तो 3 महीनों की सैलरी और उसका 30%, 0.225, 0. कॉस्ट फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। क्या करना था, अगर इसको हम उसमें लेते हैं पॉइंट फॉर्म में तो 0.25 आ रहा है, नहीं 250, हाँ 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, तो कितना आ रहा है 0.22। देखिए कोई भी हमारा एम्प्लॉय अगर वो इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है तो उसकी सैलरी का वो हिस्सा जो उधर काम टाइम गुजार के आया है वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाए। अब वो 250,000 हमसे वो ले रहा था पर मंथ, और इंस्टॉलेशन रही 3 महीनों तक, और वो रोजाना 30% टाइम वो इंस्टॉलेशन पे देता था, तो इसका मतलब है 3 महीने की सैलरी बनी 7,50,000, और 7,50,000 का सारा टाइम नहीं देता था, तो 30% हिस्सा हम कॉस्ट में ऐड कर दें। बट ये बात याद रखनी है, इंस्टॉलेशन या लफ्ज कंस्ट्रक्शन लिखा हो तब, अगर इसके अलावा इन्वॉल्व है ना वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट 0.25 मिलियन, इग्नोर। द प्लांट इज लाइफ उसकी है 15 साल और रेजिडुअल वैल्यू उसकी कोई भी नहीं है, तो ये उसकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कितना आ गया इसका 250 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 2 3 माइनस 0.8 प्लस 6, किसने प्लस किया हो तो बता दें, 291.42। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर। अगर आप जरा गौर फरमाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 8 में से जिसकी हम गलती कर देंगे उसके वो नंबर काट लेंगे, बाकी के वो नंबर हमें दे देता है, जो जो गलत करेंगे उसके नंबर काट लेगा। हो सकता है उसने इस आंसर के कुछ नंबर डिसाइड किए हो, इसमें से किसी का 1 नंबर हो, किसी का 0.5 हो और किसी का 0.75 हो, उसको एक मार्किंग स्कीम मिलती है कि भाई इस ट्रांजैक्शन के ये नंबर है, जो हम लिख कर आएंगे उसके जो भी नंबर अलॉटेड होंगे वो हमें मिल जाए। तो इसमें पूरा सवाल ठीक करना कंपल्सरी नहीं है, कोशिश तो यही है कि सारा ठीक हो, बट इसमें मार्किंग होती है स्टेप वाइज। इसके बाद आपने अगर बहुत अच्छा प्रेजेंट करना है तो इसके नीचे हम लिखेंगे, नहीं डेप्रिसिएशन तो पार्ट दूसरा है, जो कॉस्ट हमने इग्नोर की है उसके बारे में एक लाइन लिखनी है। कौन कौन सी कॉस्ट इग्नोर की है, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स टैक्स, ये एक लाइन छोड़ के ताकि गैप नजर आए उसे, ये ना कोई वो ऊपर वाले का हिस्सा ही समझ ले, थोड़ा गैप छोड़ के सेल टैक्स, जो भी आगे उसकी अमाउंट लिख देंगे, मैं ऐसे डायरेक्ट लिखने लगा हूं। फिर जो और कौन सा था एडमिन, जो भी अमाउंट थी, ये सारे लिखकर हमने लिखना है आर नॉट डायरेक्टली attributable for acquisition and installation of an asset। जितने भी वो एक्सपेंसेस हम इग्नोर करेंगे ना वो लिखकर आगे लिख देंगे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन ऑफ एन एसेट। ठीक होगी बात। उसके बाद बी पार्ट है, पेपर में अगर पार्ट का नाम लिखा हुआ है ना तो आपने अगले पेज पे करना, एक पेज के ऊपर 2 पार्ट करने की इजाजत नहीं है आपको, चाहे वो एक लाइन का आंसर ही क्यों ना हो।
ठीक है, जैसे पेपर में, ये नहीं कि कैप्स की शीटें उड़ाना शुरू कर देना, पेपर में मैं बताता हूं, हर पेज के ऊपर ना ऐसे बॉक्स बना होता है, जैसे पेपर में क्वेश्चन 1 है ना और उसका ए पार्ट है, वो हमने यहां पर हल कर दिया। अब तो बी पार्ट का तो क्या करेंगे, आंसर देने का तो तरीका यही है, फिर अगले पेज पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, ये पहले 2 पेजेस के ऊपर आपने सवाल करना है, जो तीसरा पेज होगा उसके ऊपर आप हेडिंग दोगे वर्किंग। फॉर एग्जांपल हम भूल गए बी पार्ट करना, तो हाँ कर सकते हैं, नहीं कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंप्यूटराइज चेकिंग भी होती है, तो एक दफा चेक होके फिर ये कंप्यूटर चेक करता है कि कोई क्वेश्चन अनमार्क तो नहीं रह गया, तो इसलिए ये बॉक्स के अंदर क्वेश्चन का नंबर लिखना जरूरी है, क्योंकि वो इसको रिकॉग्नाइज करता है कंप्यूटर। तो ये पूरा पेज लेंगे, मतलब इसकी बैक साइड भी किसी एक पेज में आएगी या? नहीं नहीं, ये 2 अलग अलग पेज है, मतलब ये एक पेज? हाँ ये एक पेज का सिर्फ होता है। हाँ जी, उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन किसके ऊपर अप्लाई होगी, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे। अब लिखेंगे ये बी पार्ट है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर जो भी है, रुपीज कितनी अमाउंट है, 29142 मल्टीप्लाइड, बल्कि डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय, किस दिन से डेप्रिशिएट होना शुरू होगा, 1 मई से, जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो। इंस्टॉलेशन ही कंप्लीट ही 1 मई को हो रही है और कमर्शियल प्रोडक्शन भी 1 मई से शुरू हो गई है, इसका मतलब है उससे पहले वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं था। तो क्या करेंगे, कितने महीने बनते हैं, 1 मई से 8 पैसे। वैसे डेप्रिसिएशन हम किस दिन से स्टार्ट करते हैं, अवेलेबल फॉर यूज हो। अब अवेलेबल फॉर यूज की नहीं बताया वो डेट, कहते हैं 1 मई से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, और 1 फेब को वो आपकी साइट पे आया, 3 महीने इंस्टॉलेशन पे लगे, तो वो बंद ही 1 मई गया जी। टेस्ट रन और वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया ना, टेस्ट रन कंप्लीट होने का मतलब क्या है, अवेलेबल फॉर यूज है, आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है, ओके है अब, और कमर्शियल प्रोडक्शन भी उसी दिन से शुरू भी हो गई है, जिस दिन टेस्ट कंप्लीट हुआ कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है, तो उससे पहले तो अवेलेबल फॉर यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब तो इंस्टॉलेशन हो रही थी या टेस्टिंग हो रही थी। अवेलेबल फॉर यूज टेस्ट रन के बाद होता है अवेलेबल फॉर। कितना आंसर आ गया, 12.9। ये पॉइंट के बाद जो भी फिक्र आई कुछ की खैर होती है, 15 साल लाइफ थी, रेट की था, मुझे नजर नहीं आया, तो रेट निकाल ले, 6.67। तो ये ले ले, जब लाइफ गिवन है तो फिर क्यों हम इधर उधर की सोचेंगे। वो हमारी कॉस्ट ही गलत है, उसी पे डेप्रिसिएशन फाइंड होगी, तो आंसर फिर भी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, ये तो डिस्पोजल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एमसीक्यू पहले बताइए, ये थोड़ा पहला, चलो पहला एमसीक्यू देखो, सारे देखो। एन एंटी, अब जरा एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू, एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट अ मशीन फॉर इट्स ऑन यूज, construction is started 1/1/19 and is completed on 1st March 9. The machine is installed on 1st April and the entity does not begin using the machine until 1st May 9. The entity should begin charging depreciation on 1st April 9. वो एक्चुअल में जब मर्जी शुरू करे, जब वो ओके है ना, अवेलेबल है, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो,
कंफ्यूज हुए थे, यहाँ पे यूजिंग द मशीन लिखा हुआ है ना।